एक नाम नूरुल हसन बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुर्खियां बटोर रहा था। साइंटिस्ट बनने की उसने एक ख्वाब देखा और वो साइंटिस्ट बन भी जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद उसने सोचा कि अभी भी कुछ हल्का लग रहा है, कुछ और मेहनत की जाए तो अच्छी कामयाबी हासिल की सकता है। वो सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी उसने। जैसे ही वो 625वें रैंक उसको मिलती है तो वो लड़का आईपीएस ऑफिसर के लिए चुना जाता है और कैडर मिलता है। महाराष्ट्र का जो उसे कैडर मिलता है, सोशल मीडिया पर उस लड़की के बारे में तमाम जानकारियां साझा की जाने लगी। कहां से निकला, कैसे निकला और कैसे वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं मुस्कान फिर से हाजिर हूँ आज एक सच्ची घटना के साथ। यह बात है साल 2015 की। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबार हो, एक नाम नूरुल हसन बहुत ज्यादा तेजी से सुर्खियां बटोर रहा था। दरअसल नूरुल हसन उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत का एक गाँव लगता है, वहाँ पर रायपुर नाम का रहने वाले शहर का था। वो हाई स्कूल, इंटर स्कूल की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करने के बाद और काफी पढ़ाई में होशियार होने के बाद परिवार की बेहद गरीबी को देखते हुए लड़के ने सोचा कि कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़ा किया जाना चाहिए, कुछ अच्छा किया जाना चाहिए। इसके लिए कोशिश करता था कि पढ़ाई के बाद कुछ नया शुरू किया जाए। अब पढ़ाई के बाद फिर उसने इंजीनियरिंग स्टार्ट की। इंजीनियरिंग की शुरुआत कुछ सालों के बाद वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसे लगता है कि अभी भी कुछ कम है, कुछ कमी रह गई है, कुछ और मेहनत करनी चाहिए जिससे कि हालात सुधर सके। जो लड़का वो पढ़ाई में लगातार अच्छा था, वो मेहनत भी पूरी करता था, तो साइंटिस्ट बनने की उसने एक ख्वाब देखा और वो साइंटिस्ट बन भी जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद उसने सोचा कि अभी भी कुछ हल्का लग रहा है, कुछ और मेहनत की जाए तो अच्छी कामयाबी हासिल की सकता है। वो अब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी उसने। सिविल सर्विस की तैयारी में जब वो जुटा तो इसी मेहनत के साथ वो यूपीएससी का एक एग्जाम देता है। पहले साल तो वो खैर क्लियर नहीं कर पाता, बिना कोशिश और बिना कुछ हिचकिचाए उसने पहला एग्जाम दे दिया था। दूसरी बार कोचिंग नहीं ली कहीं से, पूरी मेहनत की और दूसरी बार आखिरकार वो यूपीएससी में पास हो जाता है और उसको रैंक आता है 625। 625वें रैंक के साथ जैसे ही वो 625वें रैंक उसको मिलती है तो वो लड़का आईपीएस ऑफिसर के लिए चुना जाता है और कैडर मिलता है। महाराष्ट्र का जो उसे कैडर मिलता है, सोशल मीडिया पर उस लड़की के बारे में तमाम जानकारियां साझा की जाने लगी। कहां से निकला, कैसे निकला और कैसे वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। इस तरह के माहौल में रहकर उसने पढ़ाई की, किस तरह के माहौल में वो जाना लगा और किस तरह वो यहाँ तक पहुंचा, ये सब जानकारी हर कोई जानना चाहता था, हर कोई उसके बारे में समझना चाहता था। कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ साल बीतने के बाद उसकी एक कहानी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होती है। आज हम उसी कहानी के बारे में बात करेंगे, उसी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वह दूसरी कहानी क्या थी, क्यों वो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होना शुरू हो गया। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उस सच्ची घटना में उत्तर प्रदेश का एक जिला साथ में इन्वॉल्व है, बरेली, और उसी का एक थाना लगता है इज्जत नगर। दरअसल जब इंसान कोई साधारण हो, जब उसकी कोई अपनी पहचान ना हो तो दोस्त भी साधारण ही बनते हैं और पहचान भी सीमित रह जाती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान पहचान बड़ी हो जाती है, उस इंसान को एक कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है, उसका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके नाम को लोग जानने पहचानने लग जाते हैं, तो सोशल मीडिया पर वो अपने आप वायरल होना शुरू हो जाता है। लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग उसके साथ रहना चाहते हैं ताकि उसके साथ रहकर उनको भी फायदा हो, उनके नाम का फायदा हो। अब जब वो तरक्की कर रहा होता है तो उससे दोस्ती कौन नहीं करना चाहेगा। जब तक वह व्यक्ति साधारण था तब तक तो उसकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 500 दोस्त थे, सिर्फ फेसबुक पर 500 से ज्यादा नहीं थे। वैसे ही जब उसने अपना नाम नूरुल हसन आईपीएस रखा तब उसके साथ ऐसा बड़ा एक इत्तेफाक हुआ, 500 से सीधा वो 5000 तक पहुंच गया। फोटोग्राफी का काफी अच्छा शौक रखते थे। 5-4 फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर, अपनी सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पर पोस्ट की तो 500 से सीधा 5000 तक वो पहुंचे। काफी अच्छे दोस्त उनके साथ जुड़े, उनकी फॉलोइंग लिस्ट में काफी लोग रिक्वेस्ट आने लग गई। उन्हें भी नहीं पता चला, देखते ही देखते
उसने जो ऐसे जो निष्क्रिय फ्रेंड्स थे जिनकी उसको जरूरत नहीं थी, उन्हें उसने आउट करना शुरू कर दिया। और जो खूबसूरत चेहरे थे, जिसके हाव भाव काफी अच्छे थे, जो उसे पढ़े लिखे लगे, जो अच्छे पहनते थे कपड़े और साथ में जो अच्छे दिखते थे, उनकी पढ़ाई, उनकी सब कुछ देखने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था। निष्क्रिय दोस्तों की सूची उसकी कुछ ज्यादा नहीं थी। उसे 5000 में से तो 3000 सिर्फ लड़कियां थी, जो ज्यादातर अच्छे अच्छे घरों की थी, अच्छे घरों से ताल्लुक रखती थी और आगे बढ़ती थी। बात इतनी आगे बढ़ी कि आईपीएस ऑफिसर जो होता है, मुंबई से लेकर अब देश में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां से उसकी शादी के लिए प्रस्ताव नहीं आ रहे थे। जब भी मौका मिलता था वह अपनी प्रोफाइल को लगातार चेक करता, बातचीत करने की कोशिश करता लोगों के साथ। और जब इसी के बीच एक लड़की का मैसेज आता तो उसको एक बार जरूर देखता कि आखिरकार वह लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है और उसका प्रोफाइल क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या बातें वो शेयर करना चाहती है। धीरे धीरे करके ना जाने कितनी लड़कियों से वो बातचीत करना शुरू कर देता और ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। दिन रात वो फोन के साथ ही लगा रहता था, चाहे सुबह हो, शाम हो, खाना पीना हो या सोना हो, जब देखो उसके हाथ में उसका मोबाइल रहता था और वो लड़कियों से बातचीत करता रहता था। हद तो तब हो जाती है जब लड़कियां अपने फोटोज भी शेयर करने शुरू कर देती हैं। फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर, यानी कि जो फेसबुक के साथ मैसेंजर आता है उस पर उसको साफ साफ लिखती थी कि आई लव यू, और उधर से भी जवाब आता था आई लव यू टू का। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और वक्त आगे बढ़ते ही लड़कियों की भी जो गिनती थी उसकी फॉलोइंग लिस्ट में वो बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ज्यादातर लड़कियां तो ये कहती थी कि अब वो सिर्फ उसको ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती हैं और उससे ही शादी करना चाहती हैं और जैसा वो कहेगा वैसे ही वो करेंगी। तो बड़ा अच्छा सा उसको लगने लग गया था, क्योंकि एक गरीब घर का होने की वजह से जब वो ग्रो कर रहा था तो उसको ये सब चीजें काफी अच्छी लग रही थी। इधर अब सब कुछ ठीक चल रहा था। कई लड़कियां ऐसी भी थी जो मैसेंजर पर लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश करती थी। मैसेंजर यानी कि फेसबुक के साथ जो एक अलग से मैसेंजर आता है जिस पर वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स भी हो जाती हैं। अब जब भी वो लड़कियां उससे बात करने के लिए कहती हैं फोन पर, तो वो बात करने से इनकार कर देता है। वो हमेशा कह देता है कि मैं बिजी हूँ, इस टाइम बात नहीं कर सकता। वो सिर्फ उनके साथ मैसेज पे बात करता था, ना तो वो उनका फोन उठाता था और ना ही उस पर वीडियो कॉल पे बात करता था। एक दिन एक लड़की ने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि मुझे तो आज हर हाल में आपसे बात करनी है, मैं एक बार आपसे ऑडियो कॉल पर बात जरूर करना चाहूंगी। पर उसने मना कर दिया। तो लड़की ने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो बात खराब हो जाएगी। तो इस अधिकारी ने साफ मना कर दिया कि भाई मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, मैसेज पे बात करना चाहते हो, चैटिंग करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। तो लड़की ने गुस्से में आकर लड़की जो अधिकारी है इसके घर का पता निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लड़की सीधा अपनी माँ को लेकर उस अधिकारी के घर पर पहुंची और उसके पिताजी से कहती है कि देखिए, तुम्हारा लड़का मुझसे लगातार मैसेंजर पर बातचीत करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी है, फेसबुक पर प्रोफाइल भी है और काफी अच्छी दोस्ती भी है, पर मुझसे बात नहीं करता फोन पर। तो अब उसने कहा कि ये बैठी है मेरी माँ और मैं अब आपके बेटे से शादी करके ही मानूंगी। तो आईपीएस ऑफिसर के पिता ने कहा कि देखो, शायद आपको कोई गलती हो गई हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अब उनको तो अपने बेटे का पता था, पर वो लड़की कहती है कि नहीं, ये आपके बेटे की ही बातचीत है और वो ही मेरे से ऐसे बातचीत करता रहा है। अब मैं आपको सारे सबूत दिखाती हूँ। उसने अपनी सारी चैट दिखाई, जो उनसे बातचीत हुई, जो दावे हुए, जो वादे हुए, वो सब दिखा रही थी। अब इसी के चलते लड़के के पिताजी ने, आईपीएस ऑफिसर के जो पिताजी थे, शमसुल हसन उनका नाम था, वो बहुत परेशान हो गए। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करे तो करे क्या। ऐसे ही वो लड़की रोज तीसरे दिन आकर घर पर बैठ जाती थी, कुछ जवाब बनाना शुरू कर देती थी कि मुझे उनसे शादी करनी है, आप उनसे बात करवाइए। तो 8 अगस्त 2019 को इज्जत नगर थाने में वो जो शमसुल हसन जी वो रहते थे, वो जाते हैं और एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि मेरे बेटे के नाम पर लड़कियों को परेशान कर रहा है कोई, उनसे बातचीत करता है, उनसे वादे करता है शादी के। और इस मामले में जरा देखिए तो सही, अब जैसे ही इज्जत नगर थाने में पुलिस के पास ये बात पहुंचती है कि एक आईपीएस ऑफिसर के नाम पर इस तरह की बातें हो रही हैं,
तो वो भी थोड़ा परेशान होते हैं। तो वो उस आईपीएस ऑफिसर से संपर्क करते हैं कि क्या ये बात सच है, क्या तुम किसी से बातचीत करते हो, क्या तुम्हारी कोई फेसबुक आईडी है। तो वो बताता है कि हाँ मेरी फेसबुक आईडी है, पर ये मेरी फेसबुक आईडी नहीं है। वो साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की और ना ही ये मेरा अकाउंट है। अब उनके मना करने के बाद वो लड़की भी साथ में थाना पहुंच जाती है। अब वो लड़की कहती है कि जो ये आईपीएस ऑफिसर है उसने यौन शोषण का भी उसके ऊपर इल्जाम लगाती है और थोड़ी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसके सामने रख देती है और उसके पिताजी को भी ब्लैकमेल करती है कि आपका जो बेटा है वो वादे कर कर भाग गया है। अब जब पुलिस के सामने इतने ज्यादा हालात खराब हो रहे थे तो उन्होंने आईपीएस ऑफिसर पर कुछ नजर रखनी शुरू की। तो उन्होंने क्या किया कि जो साइबर सेल है वहां पर संपर्क किया। उन्होंने उसको सारी डिटेल भेजी और देखते ही देखते पूरी कहानी बयां कर दी। कुछ सबूत भी थे जिनको देखकर पता चला कि कोई और इस आईडी को चला रहा है। असल में ये आईडी ही फेक थी। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू हुई। तो जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने एक नाम आता है जावेद नाम के व्यक्ति का, जो कि दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाया करता था। अब यहाँ की पुलिस, बरेली की जो थी पुलिस, वो सीधा जाती है दिल्ली की और उस व्यक्ति को जिसका नाम जावेद होता है उसको धरती है और उसको थाने लेके आती है। अब थाने लाकर जब उससे बातचीत की तो उससे पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया, 500 थे तुम्हारे फॉलोअर्स और तुमने एक आईपीएस ऑफिसर की आईडी बना ली। तो उसने बताया कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में सिर्फ 500 लोग ही थे, इसी बात के लिए ही तो मैंने ये आईडी बनाई, क्योंकि मुझसे कोई बातचीत नहीं करता था, मेरी कोई अपनी रेपुटेशन ही नहीं थी। तो वो लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों से संपर्क बनाने के लिए उसने ये फेक आईडी बनाई और जिस दिन उसने ये फेक आईडी बनाई उसकी फॉलोइंग लिस्ट बढ़नी शुरू हो गई। अब जब उसने नूरुल हसन आईपीएस ऑफिसर के नाम पर एक आईडी बनाई तो उसके बाद फिर लड़कियों की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती हैं। अब उसके सामने तो बहुत सारी चॉइसेस थी, तो चॉइस में से वो खूबसूरत लड़कियों को ही अपने साथ रखता और बाकी सबको वो निग्लेक्ट कर देता, उनको डिनाई कर देता, उनसे बातचीत करता था। अब इस रिक्शे वाले की पत्नी भी आती है। वो बताती है कि वो अब तक 5 मोबाइल तोड़ चुकी है इसके, क्योंकि वो दिन रात जब देखो तब चैटिंग करता रहता था, अपने फोन पर लगा रहता था। इसका बेटा खुद जवान हो चुका है और ये अपने बेटे की उम्र की लड़कियों से बातचीत करता था, अपने से आधी उम्र की लड़कियां यानी कि 20 और 18 साल की लड़कियों के साथ बातचीत करता रहता था। जब वो कॉल करती थी तब ये बात कर नहीं करता था, ये उनका फोन नहीं उठाता था, सिर्फ मैसेज पे उनके साथ बात करता था। पुलिस ने पूरे सबूत जुटाए। सबूत जुटाने के बाद जब जावेद को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन वो लड़की, जिस लड़की ने कंप्लेन लिखवाई थी, उस लड़की का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने अपने एक अधिकारी को बचाने के लिए एक सीधे साधे जावेद नाम के व्यक्ति को, जो ई रिक्शा चलाता है, उसको दिल्ली के अंदर फंसा दिया गया है। अब अपने ऑफिसर को बचाने के लिए पुलिस वालों ने ये सब किया, जबकि शमशुल हसन जो उसके पिताजी थे आईपीएस ऑफिसर के, उन्होंने कुछ सबूत जताए। अब सबूत दिखाने के बाद सामने आई बात कि माँ और बेटी जबरदस्ती एक आईपीएस ऑफिसर को फंसाना चाहती थी, इसलिए उसे शादी करने का बहाना या फिर पैसे लूटने का बहाना बना रही थी। तो इस षड्यंत्र में से बहुत मुश्किल से वो बच के निकले। और जब यह बात निकल के लोगों के सामने आती है, जिस व्यक्ति ने आईडी बनाई थी वो रिक्शा चलाया करता था और आईपीएस ऑफिसर के नाम पर उसने आईडी बनाकर थोड़ी नहीं बल्कि 3000 लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उनसे एक अजीब ही कहानी गढ़ दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो माँ और बेटी उन दोनों को भी साथ में जेल जाने की नौबत आ गई, क्योंकि वो उसके पिता यानी कि आईपीएस ऑफिसर के पिता को ब्लैकमेल करना चाहती थी, उनसे पैसे लूटना चाहती थी। और दोस्तों, इस पूरी घटना में कम से कम 3000 लड़कियां इन्वॉल्व थी। और ये कहानी आप तक पहुंचाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अगर आपके सामने भी ऐसी कोई आईडी आती है ऑनलाइन, जो ऐसे फ्रॉड होते हैं, तो आप भी उससे थोड़ा चौकन्ना रहे। जब मैंने आईपीएस ऑफिसर नूरुल हसन के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वह बेहद गरीब परिवार से होते हैं। इनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि 37,000 इनकी इंजीनियरिंग की जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। महज 1 एकड़ जमीन यानी कि 6 बीघे जमीन थी उनके पास। वो 6 बीघे उन्होंने 1 लाख में बेचने के बाद अपने बच्चे की पढ़ाई शुरू करवाई, जिसकी वजह से उनका बेटा पढ़कर कामयाब हो पाया। तो जब वो इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियर बनने के बाद अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए और कोशिश करता है और एक साइंटिस्ट बन जाता है।
और साइंटिस्ट बनने के साथ साथ ही वो आईपीएस के एग्जाम्स देता है और एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और एक इंटरव्यू में वो अपनी सारी कहानी साझी करता है। जब मैं पढ़ा करता था तो इस इलाके में बरेली रहते थे और वहां पर कुछ मजदूर तबके के लोग रहते थे। सिविल एरिया था, बहुत ज़्यादा गरीबी और आवाजाही काफ़ी ज़्यादा थी। तेज़ आवाज़ में अगर डीजे भी वहां पर चलता था तो मेरी माँ घर घर जाती थी और कहती थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, थोड़ा सा साउंड हल्का कर लीजिए। तो आसपास के लोग भी काफ़ी मदद किया करते थे, वो भी उसका वॉल्यूम कम कर लेते थे। उसने वाकई चमत्कार दिखा दिखाया था। उसने कहा कि वो अपनी माँ और बाबा की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाया और उनकी गरीबी दूर करने के लिए ही उसने इतनी मेहनत की थी। यानी कि अगर कोई मेहनत करता है, अगर मेहनत करके कुछ बनने की ठान लेता है तो वो कामयाब ज़रूर होता है। नाकामयाबी का तो कोई बहाना बनता ही नहीं है। अगर एक गरीब घर का बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है तो किसी भी घर का बच्चा आईपीएस ही नहीं बल्कि जो वो बनना चाहता है वो बन सकता है, वो अपने सपने पूरे कर सकता है। ये कहानी आप तक पहुंचाने का बस यही एक मकसद था, ताकि आपके पास भी कुछ पॉजिटिविटी पहुंचे और एक मोटिव लाइफ का पहुंचे कि गरीब घर का बच्चा भी कैसे आईपीएस ऑफिसर बन गया और उसने कैसे अपने माँ बाप का सपना पूरा किया। ऐसी ही कहानी के लिए जुड़े रहें खबरीलाल टीवी के साथ। मैं हूं मुस्कान, शुक्रिया।